स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर आगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके संदर्भ में ये क्लास संचालित की जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में राजनीतिक सत्ता की शुरुआत किया था। भारत में आया तो ये एक क्लर्क बन करके, एक लिपिक बन करके 1743 में मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिपिक के रूप में, क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से जो है भारत में शासन करने वाली कंपनी में तब्दील करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा था और ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव से पहले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कौन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुआ, या बंगाल की प्रथम क्रांति व द्वितीय क्रांति की घटना क्या है। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं आप सबको जो है इस तथ्य से अवगत भी कराया और अभी भी जो है बता रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि अगर पूछा जाता है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कब ज्वाइन करता है, तो 1743 में। तब इसकी अवस्था 18 वर्ष की होती है और इसको किस रूप में ज्वाइन किया, तो इसने क्लर्क के रूप में या लिपिक के रूप में जो है ज्वाइन किया। कहां पर, तो मद्रास में जो है ज्वाइन किया था, मद्रास में ज्वाइन किया था। यह वही दौर था जब हिंदुस्तान में भारतीय राजाओं की स्थिति बड़ी विचित्र थी और विदेशी कंपनियां अपने जो है पांव जमाने में लगी थी। उसमें होड़ लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मैं पढ़ाया तो आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव क्लास में कि कुल 3 राउंड के जो है कर्नाटका युद्ध हुए। फर्स्ट कर्नाटका वार 1746 to 48 और सेकेंड कर्नाटका वार 1749 to 54। उसी सेकेंड कर्नाटका वार जो है रॉबर्ट क्लाइव के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। वैसे तो हर इंसान के जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब वो उसका सही इस्तेमाल करे तो फिर उसका मुकद्दर बदल जाता है। हर इंसान की जिंदगी, उसको कहा जाता है लाइफ में कम से कम 3 बार चांस देती है। इसको पहली बार चांस दिया और पहले बार में ही जो है ये क्लर्क से किंग मेकर हो गया और अर्काट का घेरा जब इसने जो है डाला, कब, द्वितीय यानी सेकेंड कर्नाटका वार या द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अभी मैंने बताया कब से कब तक लड़े गए, 1749 से लेकर के 54 तक जो है लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों के बीच और जो है फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। जबकि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो जो है 1746 से लेकर के जो है 1746 से लेकर के जो है 48 तक जो है लड़ा गया था। लेकिन दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध जिसे अंबर के युद्ध के नाम से भी जाना गया, इसी दौरान जब कर्नाटक में और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर के जो है संग्राम चल रहा था, उसका फायदा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने ज्यादा उठाया। अर्काट उन दिनों कर्नाटक का हिस्सा हुआ करता था और रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में एक क्लर्क था, उसके बावजूद भी सैनिकों का नेतृत्व करता है
और अर्काट में 53 दिन तक लगातार जो है भूखे रह करके, लेकिन वहां का घेराबंदी यानी बेड़ा उठाया नहीं, जिसका परिणाम हुआ कि लॉरेंस के आ जाने के बाद सेना सहित अर्काट पर न सिर्फ विजय प्राप्त किया बल्कि जो है अपने समर्थक मोहम्मद अली को वहां का नवाब भी बनवाया, और वहीं से इसकी किस्मत जो है चमक गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर क्लर्क से जो है इसे सेना नायक बना दिया गया था। आप लोगों के काम की चीज है, आपसे पूछा जाता है अर्काट का घेरा किसके टाइम पीरियड में जो है डाला गया था या किसने जो है डाला था, तो आप ध्यान रहे सेकेंड कर्नाटका वार में ये काम रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है किया गया था, और ये इसके जिंदगी का जो है अध्याय बदलने वाला काम जो है हुआ। वही वो दौर था जब हिंदुस्तान की धरती पर जब रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल के क्षेत्र पर, बंगाल के अंतर्गत, तब जो है बिहार और उड़ीसा, आज का बांग्लादेश भी बंगाल के अंतर्गत ही जो है आया करता था। और प्लासी वाली लड़ाई कौन नहीं जानता है, प्लासी युद्ध जो है हुआ कब था, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 23 जून 1757 को हुआ था। किसके शासनकाल में, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। तो उस समय अगर जो है पूछेगा कि प्लासी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौन कौन जो है पक्ष लड़े थे, तो एक तरफ से जो है सिराज उद्दौला था। कौन, सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला उन दिनों जो है बंगाल का नवाब हुआ करता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी उन प्रमुख घटनाओं को जो है एक बार मैं इंडिकेट करते हुए चलूंगा, जो कि विभिन्न गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के जीवन, उनके कार्यकाल में जो है घटित हुई थी। क्योंकि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी युद्ध कब हुआ, प्लासी युद्ध कहां हुआ, किसके किसके बीच हुआ, या फिर पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई के समय उस समय बंगाल का जो है प्रमुख कौन था। तो ये ध्यान रखेंगे, प्लासी की जब जो है लड़ाई हुई तो उन दिनों उसका नेतृत्व जो है कर रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और यहां पर ये दोनों पक्ष जो है युद्ध किए। परिणाम क्या हुआ बताने की जो है जरूरत नहीं है कि परिणाम जो हुआ उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर जो है गद्दार निकला। और राजनीति में बैठे हुए ऐसे लोग हमेशा जो है मिलते रहेंगे आपको, जिनके लिए पद और पैसा हमेशा सर्वोपरि रहता है। यानी मीर जाफर की गद्दारी किसकी, मीर जाफर। हालांकि उसमें राय दुर्लभ राय का भी महती योगदान था। मीर जाफर यही जो है सेना नायक हुआ करता था। मीर जाफर की जो है गद्दारी की वजह से ही जो है ये युद्ध हार गया। कौन, सिराज उद्दौला, और मीर जाफर के बेटे के द्वारा ही मार दिया गया था। इस युद्ध का अगर जो है पूछा जाए कि कारण क्या था, तो इस युद्ध का जो है क्या कारण था, तो आप बताएंगे कि युद्ध का जो है सर्व प्रमुख जो कारण था वो था जो है ब्लैक होल घटना। कौन सी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ये थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है 20 से 23 जून 1756 के दिन जो है हुई थी। ये जो है वो घटना थी जिसके बारे में बहुत लोगों के द्वारा ये कहा गया, उस समय के इतिहासकारों के द्वारा, कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ब्लैक होल ट्रेजेडी में हॉलवेल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अलाइव द वंडर। उसी पुस्तक से ये प्रमाण मिलता है। किस पुस्तक से जो है इसका प्रमाण मिलता है, लाइव द वंडर। और इस पुस्तक से जो है यह प्रमाण मिलता है कि सिराज उद्दौला ने 146 यानी 146 अंग्रेज अफसरों को जो है एक कोठरी में बंद कर दिया 20 जून 1756 को, और उनको 3 दिन तक जो है उसी में बंद रखा गया। एक तो अंग्रेज, दूसरे गर्मी का महीना जून, और तीसरे ऐसे घर में बंद कर दिया गया जिसमें दरवाजा के अलावा और कुछ था ही नहीं, एसी भी नहीं।
तो देसी नहीं झेल सकते थे, वो कहां से झेलेंगे। अलाइव द वंडर में हॉलवेल लिखता है, कौन हॉलवेल जो है लिखता है कि उसमें 123 लोग जो है मौत के शिकार हो गए, जबकि 123 मारे गए और 23 जो है बेहोशी हालत में बचे थे। जो जिंदा थे उनको भी, जो मर गए उनको सबको जो है फेंकवा दिया गया। हॉलवेल लिखा कि उसमें मैं भी एक था। और यही वो घटना थी जिसके ठीक 1 वर्ष के बाद जो है प्लासी की लड़ाई हुई, और प्लासी की लड़ाई ने भारत की इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल दिया था। किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के जो है शासनकाल की ये प्रमुख घटना थी। आगे देखते हैं। वैसे इसी घटना के बाद जो है बंगाल में जो है सिर्फ नाम मात्र का गवर्नर बन करके, नवाब बन करके रह गया। कौन? नवाब बना मीर जाफर। और ये कब से कब तक? तो 1757 से लेकर के 1760 तक। कब तक? 1757 से लेकर के मीर जाफर 1760 तक जो है नवाब बना रहा। जबकि गवर्नर कौन बना? तो आप कहेंगे कि गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? आप कहेंगे इसका पहला कार्यकाल 1757 से लेकर के जो है 60 तक रहा था। मीर जाफर का बंगाल में नवाब बनाया जाना, इसे बंगाल की जो है प्रथम क्रांति कही गई, और उसे उस पद से हटाया जाना, इसे बंगाल की दूसरी क्रांति जो है कही गई। रॉबर्ट क्लाइव 2 कार्यकाल में भारत में रहा, फिर दूसरी बार जब आता है 1765 से, तो जो है 67 तक जो है रहता है। और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी भारत में द्विशासन पद्धति रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लगाया गया था। द्विशासन पद्धति क्या था, आइए जो है मैं आप सबको उस पर चर्चा करूंगा। बहरहाल ये व्यवस्था जो है लागू किया गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है किया गया। इसे जो है भविष्य का अग्रदूत कहा गया। भविष्य का अग्रदूत किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को जो है कहा गया। किसने कहा था? तो जिस इतिहासकार ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था उसका नाम था पर्सिवल स्पीयर। किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर के द्वारा जो है इसे भविष्य का अग्रदूत कहा गया। और इसे कहा गया रॉबर्ट क्लाइव का गधा। ये था भी वही, रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा गया। एक गधा था, बैल था, जो कह लीजिए वो सब था, क्योंकि जो इंसान अपनी जननी और जन्मभूमि का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता है, और उसका भी आगे चल करके कोई नहीं हो सकता है। इसके साथ जो है यही समस्या थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है मैटर पे। रॉबर्ट क्लाइव के जीवन काल की दूसरी कौन सी घटना थी? तो बंगाल का जब ये नवाब बनता है, गवर्नर बनता है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इससे पहले बंगाल का जो कंपनी प्रमुख था उसका नाम था ड्रेक, जो कि सिराजुद्दौला ने जब बंगाल पर अटैक किया था तो ड्रेक जो है छोड़ छाड़ करके कलकत्ता भाग गया था। फिर वो कभी ट्रैक पर आया ही नहीं, और ये जिम्मेदारी जो है दी गई थी किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव ने बहादुरी से तो नहीं लेकिन छल पूर्वक उसने जो है बंगाल को जीतने में कामयाबी हासिल की, और मीर जाफर के लोगों को ही अपने साथ, सिराजुद्दौला के लोगों को ही अपने साथ मिला करके और सिराजुद्दौला के साम्राज्य का सत्यानाश कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के ही जीवन काल की दूसरी घटना थी अली गौहर, जिसका नाम था जो है शाह आलम, जिसका वास्तविक नाम शाह आलम सेकंड था, या कह लो कि जो शाह आलम सेकंड था उसी के बचपन का नाम अली गौहर था। इसने बंगाल के नवाब को, बंगाल का जो है उन दिनों
अवध का नवाब कौन? अवध का नवाब, अवध का नवाब, अवध का नवाब जिसका नाम था जो है सिराज उद्दौला, उसका नवाब था शुजा उद्दौला। क्या नाम था? शुजा उद्दौला। बंगाल उस समय का सबसे जो है धनाढ़ राज्य, और वहां के शासक को जो है पराजित करके उसकी हत्या करके, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इनडायरेक्टली शासन व्यवस्था वहां पर स्थापित किया गया, तो जाहिर सी बात थी तब दिल्ली का ये शासक जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, इसी के जीवन काल में प्लासी युद्ध या इसी के जीवन काल में बक्सर युद्ध या इसी के जीवन काल में पानीपत की पहली लड़ाई भी हुई थी। शुजा-उद-दौला को लेकर के और ये अटैक करता है, आक्रमण करता है बंगाल पर, लेकिन उस आक्रमण को भी रॉबर्ट क्लाइव ने सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया और इन दोनों को जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाने के लिए विवश कर दिया। यह भी घटना रॉबर्ट क्लाइव के जीवन काल में ही हुई थी। आपसे पूछा जाता है अली गौहर के नेतृत्व में जब बंगाल पर आक्रमण हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के ही जीवन काल में वेदरा का जो है युद्ध हुआ था। वेदरा युद्ध 1759 में कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ था। कहां पर? बंगाल में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। और इसका परिणाम हुआ, इसका परिणाम हुआ क्या? इसका परिणाम हुआ डच पराजित हुए। डच पराजित हुए और न सिर्फ पराजित हुए बल्कि डच शक्ति का जो है भारत में शोपड़ा साफ हो गया, सत्यानाश हुआ। यानी बेदरा का युद्ध अगर जो है आपको पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाया तो मैंने जो है बताया था कि बेदरा का जो युद्ध था वो बेदरा का युद्ध जो दूसरा जी नहीं तीसरा, कौन सा? तीसरा कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से लेकर के जो है 1763 तक जो है चला था। ये इंग्लैंड और ब्रिटेन के फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो 7 ईयर वार चला, सप्तवर्षीय युद्ध चला, उसी का एक हिस्सा था। भारत में एंग्लो फ्रेंच वार या जिसे कर्नाटका वार के नाम से जो है जाना गया, और उसी का जो है एक पार्ट था जिसमें वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और डच शक्ति का भारत में समूल नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। यह भी घटना जो है किसके शासनकाल में होती है? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। आपसे पूछा जाता है वेदरा युद्ध कब हुआ, कहां हुआ और किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की जो है एक अन्य महत्वपूर्ण जो है घटना हुई जो कि भारत में, वो था वांडीस्वास युद्ध 1760 में। और आपको बता दें कि यह भी जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध का ही हिस्सा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, और तीसरा कर्नाटक युद्ध का यह हिस्सा था जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। और इसे ही जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना गया। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर वार किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, यूरोप में हुआ। और उसी का प्रभाव था कि ये कंपनियां भारत में भी जो है आपस में युद्ध कर बैठी। और इसी 7 ईयर वार जो भारत में कर्नाटक का थर्ड वार के नाम से जाना गया, इसी के तहत वांडीस्वास में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं आमने सामने हुई। और इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में जो है वही हुआ
जिसका फ्रांसीसियों को उम्मीद नहीं थी। फ्रांसीसी पावरफुल थे, उसके बाद भी जो है फ्रांसीसी हार गए। यानी जो पिछला युद्ध मैंने बताया उसमें डचों की हार हुई, और ये अभी जो मैं जस्ट बता रहा हूं इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। उस समय भी भारत का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के जीवन काल में जो जो घटनाएं जो है हुई है उसको मैं आपको जो है बता रहा हूं। बल्कि पूरा का पूरा जो है इसका जो डिस्क्रिप्टिव मैटर है आपको ऑलरेडी जो है हिस्ट्री की क्लास जो कि प्लेलिस्ट में है वहां से भी जो है आप देख सकते हैं कि वनडिशवास क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वहां पर उस पर मैंने डिटेल चर्चा किया है। यहां बस ये आपको जो है बताते चल रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ, या उसके बाद जो आने वाले गवर्नर होंगे उनके जीवन काल में भारत में जो है क्या क्या ऐसा कुछ हुआ था। वनडिशवास का युद्ध, या पर जो है तीसरा कर्नाटका युद्ध, आप सबको पता है कि पेरिस की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। लेकिन भारत में इसी युद्ध के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी से जो है भारत में सत्ताधारी कंपनी बन गई, शासन करने वाली कंपनी बन गई। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस जो है अपने देश चला जाता है, और पुनः आता है 1765 में, क्योंकि इसका दो कार्यकाल रहा है। पहला कार्यकाल किसका? रॉबर्ट क्लाइव का जो है पहला कार्यकाल कब से था? तो 1757 से लेकर के 1760 तक इसका पहला कार्यकाल, और दूसरा 1765 से 1767 तक रहा था। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई, इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त वर्ष 1765 के दिन हुई थी। किसके किसके बीच हुई इलाहाबाद की संधि? तो आप कहेंगे इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव, उसके अलावा नजमुद्दौला। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बक्सर युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव आता है। बक्सर युद्ध वेंसीटार्ट के शासनकाल में हुआ था, आगे अभी उसको बताऊंगा। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव को यहां बता रहा हूं तो इसका दोनों कार्यकाल यहां पर डिस्कस कर दिया। नजमुद्दौला जो कि मीर जाफर का जो है बेटा था। कौन था? मीर जाफर का बेटा। क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय 1764 में, तो उस समय मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था, और 1765 में मीर जाफर की मौत हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव अपने दूसरे कार्यकाल में जो है सेकंड पीरियड में आता है, तो 12 अगस्त वर्ष 1700 अगस्त होना चाहिए, तो ये 8 होगा, सॉरी फॉर दैट। इन दोनों के बीच जो है मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव और एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। क्या नाम था? शाह आलम सेकंड। इनके बीच जो है संधि हुई। उस समय के इतिहासकारों ने जो है लिखा कि इतनी बड़ी जो है जो संधि हुई और इतने कम समय में हुई, इतने कम समय में तो जो है शायद एक गधा भी नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन ये जो संधि हुई, इस संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ की दीवानी का मतलब जो है टैक्स वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्राप्त हुआ। और शाह आलम के लिए 26 लाख रुपए का जो है वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दी गई। कितना? 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दी गई। और इस तरीके से जो है
अंग्रेजों के पेंशन पर जीने वाला पहला जो है बादशाह बना, वो था कौन? शाह आलम सेकंड। जो पहली संधि हुई थी इलाहाबाद की, पहली संधि में ही इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, ये दोनों उन दिनों अवध के नवाब के जो है शासन के अंतर्गत आते थे। ये दोनों अवध के नवाब से जो है ले लिया गया, शुजाउद्दौला से लेकर के, और इसे दे दिया गया किसे? शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड, जिसको बाद में अंधा बना दिया गया था। सबसे अधिक दुर्गति अगर जो है बादशाहों में हुई थी मुगलों में, तो शाह आलम की ही हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके कार्यकाल में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई थी। और क्या क्या हुआ था इस संधि के तहत? जो है शाह आलम को 26 लाख रुपए का पेंशन दिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। और कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर के और शाह आलम सेकंड को जो है दे दिया गया। यह घटना रॉबर्ट क्लाइव के जो है दूसरे शासनकाल में हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है ये कब हुई? तो आप कहेंगे 16 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुई थी? तो यहां पर जो पक्ष थे, रॉबर्ट क्लाइव, उसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव, अवध का नवाब, अवध का नवाब जिसका नाम जो है शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, अवध का नवाब, शुजाउद्दौला और शाह आलम उस पर जो है हस्ताक्षर किए। इसके तहत जो है क्या गया? 50 लाख जुर्माना, 50 लाख हर्जाना लिया गया, जुर्माना लिया गया। और किससे लिया गया? अवध के नवाब से जो है लिया गया, शुजाउद्दौला से लिया गया। इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र उसको जो है वापस कर दिया गया। इतना ही नहीं, गाजीपुर और बनारस, गाजीपुर और बनारस, ये दोनों जो है अंग्रेजों ने किसको दिया? तो राजा बलवंत सिंह को। किसको? राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत कहने के लिए तो राजा बलवंत सिंह को अवध के नवाब के जो है इससे मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अवध के नवाब के जो है अंतर्गत रखा गया था, लेकिन हकीकत कि उनसे वो मुक्त थे और इन क्षेत्रों पर एक शासक की तरह जो है शासन कर रहे थे, जबकि ये अवध का ही क्षेत्र था। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि थी और इलाहाबाद की दूसरी संधि भी जो है किसके शासनकाल में हुई? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई। और भारत में द्विशासन पद्धति या द्वैत शासन का जो है जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और इसने 1765 से जो है आते ही भारत में द्विशासन पद्धति जो है लागू किया। यानी शासन व्यवस्था पहले जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है नवाब या बादशाह के द्वारा जो है संचालित की जाती थी, वही सब कुछ होता था। लेकिन इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजस्व वसूलने का, नी टैक्स जो है वसूलने का जो राइट था, जो अधिकार था, वो अपने पास रखा। बाकी शासन व्यवस्था को संचालित करने का जो है निजामत अधिकार जो था वो नवाबों को दे दिया। यानी जहां जहां से जो है सोर्स ऑफ इनकम था, जो जहां से इनकम हो सकती थी, वो सारे डिपार्टमेंट अपने पास जो है रख लिए। और जहां सिर्फ जो है एक्सपेंडिचर था, जहां खर्च करना था, वो पकड़ा दिया किनको? नवाबों को। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है कब? तो 1772 में। किसके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया?
वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था किसने? तो द्वैत शासन को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त कर दिया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसे कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया था। अपने सेकंड जो है कार्यकाल को बिता करके जब रॉबर्ट क्लाइव जो है वापस स्वदेश जाता है, जब ये रॉबर्ट क्लाइव जाता है तो ये आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ऐसा पहला जो है गवर्नर था बंगाल का पहला ही गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन करने वाली व्यवस्था का पहला गवर्नर था जिसने कि अपने देश में जाकर के और सुसाइड कर लिया। आया क्लर्क के रूप में ब्रिटेन के लिए जो है किंग मेकर साबित हुआ और अंततोगत्वा जो है अपने देश जाकर के जो है इसने सुसाइड कर लिया था। इसी के शासनकाल में 1766 में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। और श्वेत विद्रोह इसलिए हुआ था क्यों? सैनिकों को दोहरा भत्ता, वेतन भत्ता देने से जो है रोक लगा दिया गया था। यानी बंगाल और बिहार के बाहर जो सैनिक थे उन्हीं के लिए डबल अलाउंसेस का जो है युद्ध के दौरान प्रावधान किया गया। बाकी सभी सैनिकों के लिए यह व्यवस्था बंद कर दी गई। इवन दैट अंग्रेज जो सैनिक थे उनके लिए भी बंद किया गया। तो जाहिर सी बात थी रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी जो है रिवोल्ट किए, विद्रोह किए और इसी को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। और ये जो है कहाँ पर हुआ था श्वेत विद्रोह? तो आप कहेंगे श्वेत विद्रोह जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर? वर्तमान बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तो जो है उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का? आप कहेंगे उस समय बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक किंग मेकर की भूमिका में जो है आता है, ये क्लर्क के रूप में आता है और किंग मेकर की भूमिका जो है निभाता है और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जो है इंटरफेयर करता है। बंगाल को अंततोगत्वा उस समय का सबसे जो है सुदृढ़ क्षेत्र था, सबसे धनी क्षेत्र था, उस पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में डिस्कशन किया। अगले क्लास में अगले गवर्नर के बारे में आप लोगों से उनके जीवन की घटनाओं को जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों से साझा करूंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले बंगाल के गवर्नर से। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि बंगाल के कौन कौन से जो है गवर्नर हुए और कितने गवर्नर थे, उनको क्यों गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल का गवर्नर जनरल फिर भारत का गवर्नर जनरल कैसे बना और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा गया। ये पूरी कथा जो है आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।